उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ओह, ये इत्तला कैसे मिल गई? कैप्टन रॉसला ने कहा। नॉनसेंस, तुम कर्नल डेविड के सामने बैठे हो और फिर ये बात कर रहे हो। नॉनसेंस, क्या तुम्हारा ख्याल है कि कर्नल डेविड अहमक है? बोलो। कर्नल डेविड ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। आपकी जहानत की तो सदर साहब ही कायल हैं जनाब। मैं वहाँ सिक्योरिटी में रहा हूँ, वो हमेशा आपकी जहानत की तारीफ करते थे। मैं तो सिर्फ अपनी हैरत दूर करने के लिए पूछ रहा हूँ। कैप्टन रॉसलर ने फौरन ही खुशामिदाना लहजे में कहा। तुम्हारा काम सिर्फ हुक्म की तामील करना है, सवाल करना नहीं, समझे? आइंदा ख्याल रखना, वरना तुम्हें गोली भी मारी जा सकती है। कर्नल डेविड ने इस बार नरम लहजे में कहा। यस चीफ, कैप्टन रॉसला ने कहा। तुम अपने 10 आदमी ले जाओ, लेकिन तुमने बराह रास्त वहां नहीं जाना, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर ब्लैक फाइटर्स मौजूद हैं। वो तुम्हें चेक कर लेंगे और हम इस मामले को ओपन नहीं करना चाहते। तुम अपने आदमियों समेत यहाँ से सीधे थ्यूना जाओगे और फिर थ्यूना से यहाँ आने की बजाय चक्कर काट कर इस मौके तक पहुँचोगे। तुमने वहाँ इस अंदाज में पैक्टिंग करनी है कि जो आदमी भी वहाँ आए और सूरत भी तुम्हें या तुम्हारे आदमी को चेक ना कर सके। इस मोहब्बत में तुमने बेहोश कर देने वाले वायरलेस ऑपरेटेड गैस इस अंदाज में नस्ब करनी है कि जैसे ही तुम उसे ऑपरेट करो, गैस पूरे मोहब्बत में फैल जाए और वहाँ दाखिल होने वाला हर शख्स बेहोश हो जाए। इसके बाद तुमने इन बेहोश अफराद को उठाकर थ्यूना सेंटर ले जाना है और मुझे इत्तला देनी है। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरे आने से पहले उन्हें होश नहीं आना चाहिए। ये तमाम कार्रवाई तुमने इंतहाई एहतियात से करना है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट शैतान है। तुम्हारी मामूली सी कोताही से ना सिर्फ तुम अपने साथियों समेत हलाक कर दिए जाओगे, बल्कि ये शैतान लेबॉर्ट्री में भी दाखिल हो जाएंगे। कर्नल डेविड ने कहा। यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, ये सारा इलाका मेरा देखा हुआ है। कैप्टन रॉसला ने जवाब देते हुए कहा। ये भी हो सकता है कि ये लोग बराह रास्त सामने आने की बजाय एक औरत को वहाँ भेजें। तुमने इस औरत को भी बेहोश करना है और उसे भी थ्यूना सेंटर पहुँचा देना है। जितने भी लोग आए, तुमने सबके साथ यही कार्रवाई करनी है, कर्नल डेविड ने कहा। यस चीफ, कैप्टन रॉसला ने कहा। ओके, जाओ, इंतहाई होशियारी से तमाम इंतजामात करो। कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रॉसला सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। इसने मौतबाना अंदाज में कर्नल डेविड को सलाम किया और वापस मुड़कर गार से बाहर निकल आया। कर्नल डेविड के चेहरे पर कामयाबी की मुस्कुराहट फैलती चली गई। उसे मालूम था कि कैप्टन रॉसला अपने मिशन में कामयाब रहेगा, क्योंकि इमरान और उसके साथियों को ये इल्म ही ना था कि इनके लिए वहाँ ट्रैप बिछाया जाएगा। वो खुद कैप्टन रॉसला के साथ इसलिए नहीं किया था कि वो इमरान और उसके साथियों से बराह रास्त टकराने से हमेशा गुरेज किया करता था। कर्नल गॉस्टा का प्रोग्राम तो रात गुजार कर सुबह थ्यूना जाने का था, मगर स्मिथ ने पहाड़ी की चोटी और अकबी तरफ तमाम इंतजाम कर लिए थे और इसने इसकी इत्तला कर्नल गॉस्टा को दे दी थी। चनाचा कर्नल गॉस्टा ने तिले एमिरात गुजारने की बजाय फौरी तौर पर इन पहाड़ियों पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। चनाचा वो हेलीकॉप्टर पर सवार तिले ऐब से थ्यूना के पहाड़ियों के उकम में पहुंच गया और इस वक्त वो एक बड़े से गार में स्मिथ के साथ मौजूद था। स्मिथ ने उसे सारी तफसीलात बता दी थी और इन तफसीलात को सुनकर कर्नल गॉस्टा मुतमईन हो गया था कि अब पाकिस्तानी एजेंट किसी भी तरफ से यहाँ पहुँचे, उन्हें आसानी से बेहोश करके थ्यूना सेंटर पहुँचाया जा सकता है और GP5 को इसका इल्म तक ना हो सकेगा। तुम्हारे यहाँ आने की इत्तला तो GP5 को नहीं हो गई? कर्नल गॉस्टा ने पूछा। नहीं चीफ, हमने इंतहाई एहतियात से काम लिया है, स्मिथ ने जवाब दिया। ओके, थ्यूना में GP5 के सेंटर पर मौजूद मॉर्गन को कॉल करो और उससे पूछो कि GP5 के बारे में कोई इत्तला तो नहीं, कर्नल गॉस्टा ने कहा। कैसी इत्तला? स्मिथ ने चौंक कर पूछा। तुम मालूम तो करो, हो सकता है कि कोई नई बात सामने आ जाए, कर्नल गॉस्टा ने तेज लहजे में कहा। यस सर, स्मिथ ने जवाब दिया और फिर उसने जेब से खसूसी 7 का ट्रांसमीटर निकालकर इस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, स्मिथ कॉलिंग, ओवर। स्मिथ ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस मॉर्गन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या GP5 के सिलसिले में कोई नई बात सामने आई है? ओवर, स्मिथ ने पूछा। जनाब, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं यहाँ थ्यूना में मेरी प्लाजा के फ्लैट नंबर 808 को जाकर चेक करूँ और रिपोर्ट दूँ। मैं वहाँ किया तो वहाँ मिस सार्कनी की लाश एक अलमारी के अंदर पड़ी मिली। उसे गोली मारकर हलाक किया गया था। ओवर, मॉर्गन ने कहा। ये मिस सार्कनी कौन है? ओवर, स्मिथ ने हैरत भरे लहजे में कहा तो कर्नल गॉस्टा के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए।
मुझे तो मालूम नहीं जनाब, मुझे तो कॉल करके कहा गया और फिर मैंने ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दे दी। ओवर। मॉर्गन ने कहा, क्या वहाँ कोई ऐसा आदमी है जो हमें खुफिया तौर पर मालूमात मुहैया कर सके? उसे भी मांगा मुआवजा दिया जाएगा और तुम्हें भी। ओवर। स्मिथ ने कहा, वहाँ मेरा भाई पीटर मौजूद है, उसकी खसूसी फ्रिक्वेंसी मैं बता देता हूँ, वो आपको सब कुछ बता देगा। ओवर। मॉर्गन ने कहा, लेकिन वहाँ होने वाली कॉल तो वो कैच कर लेंगे। ओवर। स्मिथ ने कहा, उसके पास 33,000 टॉप का कॉल कैचर है, आप उससे एडवांस ट्रांसमीटर पर बात कर लें। ओवर। मॉर्गन ने कहा, ओह, फिर तो कॉल चेक नहीं हो सकती। ठीक है, इस मिशन के बाद तुम्हें तुम्हारे तस्वुर से भी ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। ओवर एंड ऑल। स्मिथ ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने एक बार फिर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो स्मिथ कॉलिंग। ओवर। स्मिथ ने बार बार कॉल देते हुए कहा, यस पीटर बोल रहा हूँ, आपकी कॉल आने पर मैं परेशान हो गया था कि कहीं कॉल यहाँ चेक ना कर ली जाए, लेकिन चेकिंग से मालूम हुआ कि कॉल चेक नहीं हो सकी। शायद आपका ये ट्रांसमीटर ज़्यादा एडवांस है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हाँ इसलिए तो मैंने यहाँ कॉल की है, वरना तो कॉल करने का कोई फ़ायदा ही ना होता। हमने तुम्हारे भाई को बता दिया है कि इस मिशन के बाद तुम्हें भी तुम्हारा मुँह मांगा मुआवजा दिया जाएगा और तुम्हारे भाई को भी इतना मुआवजा मिलेगा कि तुम तेरे ऐप के रईस बन जाओगे। ओवर। स्मिथ ने कहा, ठीक है, आप क्या चाहते हैं? ओवर। दूसरी तरफ से कदर मुसरत भरे लहजे में कहा गया, तुम्हारे चीफ की तरफ से थ्यूना में कोई मिस सार्कनी के फ्लैट को चेक कराया गया है, जहां मिस सार्कनी की लाश सामने आई। इसकी वजह। ओवर। स्मिथ ने कहा, मिस सार्कनी लेबॉर्ट्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लॉर्डना की गर्लफ्रेंड थी। उसने लॉर्डना से कहा कि वो लेबॉर्ट्री में आना चाहती है, जिस पर लॉर्डना ने उसे रात 8 बजे जंगल की शुमाली तरफ 400 गज के फासले पर मौजूद मुअब्बिद में बुलवाया। वहाँ से खुफिया रास्ता लेबॉर्ट्री में जाता है। उसकी इतला कर्नल डेविड को मिल गई तो उसने मिस सार्कनी को चेक करने के लिए कहा। मॉर्गन ने चेकिंग की तो वो वहाँ हलाक हो चुकी थी, जिस पर कर्नल डेविड ने कहा कि लॉर्डना को कॉल पाकिस्तानी एजेंटों की तरफ से की गई। इनके मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान हर लहजे की नकल कर सकता है, इसलिए ये कॉल मिस सार्कनी की बजाय अली इमरान की होगी। और अब ये इमरान अपने साथियों समेत 8 बजे मुअब्बिद पहुंचेगा और कर्नल डेविड ने कैप्टन रॉसला को भी आप समेत थ्यूना भिजवा दिया है। वहां से वो मुअब्बिद में जाकर प्लक्टिंग करेंगे और फिर इन पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोश करके वो सेंटर में ले जाया जाएगा, जहां कर्नल डेविड उन्हें बेहोशी के आलम में हलाक करके थ्यूना से तिले ऐब ले जाएंगे। ओवर। पीटर ने तफसील बताते हुए कहा, ओके तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा मिलेगा। ओवर एंड ऑल। स्मिथ ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। देखा तुमने, अगर तुम कॉल ना करते तो हम यहाँ बैठे ही रह जाते और पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें तिले ऐप पहुँचाती। कर्नल गॉस्टा ने कहा, यस सर, अब वाकई ही इंतहाई दूर अंदेश हैं। स्मिथ ने कदर शर्मिंदा लहजे से कहा, अब तुम बताओ कि क्या इस मुअब्बिद का इलाका तुम यहाँ से चेक कर सकते हो? कर्नल गॉस्टा ने कहा, नहीं जनाब, हमारी रेंज जंगल से सिर्फ 100 गज के फासले पर है, जबकि ये मुअब्बिद 400 गज के फासले पर है। स्मिथ ने जवाब दिया, फिर क्या किया जाए? कर्नल गॉस्टा ने कहा, बॉस हम भी वहाँ खुफिया पैक्टिंग कर लेते हैं। स्मिथ ने कहा, नहीं, इस तरह हमें लाजिमन GP5 के आदमियों को हलाक करना पड़ेगा और कर्नल डेविड हमारी रिपोर्ट कर देगा। हमने इससे क्रेडिट छीनने की कोशिश की है। कर्नल गॉस्टा ने कहा, तो फिर क्या किया जाए चीफ? स्मिथ ने हैरत भरे लहजे में कहा, पीटर ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक कर्नल डेविड यहाँ जंगल के करीब ही मौजूद है, जबकि इन पाकिस्तानी एजेंटों को बेहोश करके थ्यूना सेंटर ले जाया जाएगा और फिर कर्नल डेविड को इतला दी जाएगी और कर्नल डेविड वहाँ पहुँचेगा और उन्हें हलाक करके तिले ऐब ले जाएगा। इसलिए अगर हम इस थ्यूना सेंटर पर पैक्टिंग करें और जैसे ही लोग पाकिस्तानी एजेंटों समेत वहां पहुंचे तो हम इन सबको बेहोश करके पाकिस्तानी एजेंटों को उड़ा दें। कर्नल गॉस्टा ने कहा, लेकिन फिर तो क्रेडिट छीनने वाली बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। स्मिथ ने कहा, हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है, फिर क्या किया जाए? कर्नल गॉस्टा ने कहा, बॉस ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इन पाकिस्तानी एजेंटों के साथ साथ GP5 के अफराद को भी बेहोश कर दें और फिर इन एजेंटों को उठाकर पहाड़ियों के उकम में ले जाकर हलाक कर दिया जाए, जबकि GP5 के आदमियों को इस मुअब्बिद के करीब डाल दिया जाए और इस तरह यही समझा जाएगा कि पाकिस्तानी एजेंट उन्हें बेहोश करके निकल गए हैं और हमने उन्हें हलाक कर दिया। स्मिथ ने कहा, लेकिन पाकिस्तानी एजेंट तो लेबॉर्ट्री में दाखिल होना चाहते हैं, वो यहाँ पहाड़ियों पर क्यों आएंगे? एक और काम किया जाए,
GP5 के आदमियों को भी हलाक कर दिया जाए और फिर उनकी लाशें भी अपने सब सेंटर में बरकी भट्टी में डालकर राख कर दी जाए। इस तरह जब उनका वजूद ही ना रहेगा तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकेगी और हम सदर को कह सकते हैं कि हमने उन्हें थ्यूना में ही ट्रेस करके ख़त्म कर दिया है, कर्नल गोस्टा ने कहा। वो सरकारी आदमी है चीफ, स्मिथ ने कदरे एहतजाज करते हुए कहा। होते रहें, वो इन एजेंटों के हाथों भी तो हलाक हो ही सकते हैं। अगर उनकी बजाय हमारे हाथों हलाक हो जाएं तो क्या हो जाएगा? इस तरह ब्लैक फाइटर्स को क्रेडिट तो मिल जाएगा, वरना हमारी एजेंसी ख़त्म भी की जा सकती है, कर्नल गोस्टा ने कहा। यस चीफ, जैसे आप हुक्म दें, स्मिथ ने कहा। तुम अपने आदमियों को लेकर थ्यूना में GP5 के सेंटर पर जाओ। मॉर्गन वहां मौजूद है, उसे हलाक कर दो और फिर जैसे ही ये लोग पाकिस्तानी एजेंटों समेत वहां पहुंचे उनको भी हलाक कर देना और पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करके अपने सेंटर में पहुंच जाना और फिर मुझे इत्ला देना, कर्नल गोस्टा ने कहा। जनाब, कर्नल डेविड का मिजाज ऐसा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी भी लम्हे वो क्या अहकाम देते, इसलिए ऐसा ना हो कि वो इन पाकिस्तानी एजेंटों को वहीं मोहब्बत से सीधा हेलीकॉप्टर पर तिले-ऐब ले जाए और हम सेंटर में उनका इंतजार ही करते रह जाएं। इसलिए हमें ये कार्रवाई वहीं मोहब्बत में ही करनी चाहिए, स्मिथ ने कहा। ओह, तुम्हारी बात दुरुस्त है। ठीक है, तुम अपने आदमियों समेत वहाँ पहले से पहुंच जाओ और इस अंदाज में पैक्टिंग करो कि दोनों पार्टियों को मालूम ना हो सके, कर्नल गोस्टा ने कहा। आप बेफिक्र रहें सर, हम ये कार्रवाई कर लेंगे, स्मिथ ने कहा। तुमने मुझे फौरन रिपोर्ट देनी है, मैं साथ नहीं रहना चाहता, कर्नल गोस्टा ने कहा। आपको साथ रहने की ज़रूरत भी नहीं, हम ये सारा काम आसानी से कर लेंगे जनाब, स्मिथ ने कहा। तो कर्नल गोस्टा ने अस्पात में सर हिला दिया। बड़ी सी जीप खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ये सड़क थ्यूना से काफ़ी फासले में होकर इसराइल की एक और इलाके राफा जाती थी और इस जीप का रुख भी राफा की तरफ ही था। जीप की ड्राइविंग सीट पर इमरान था, जबकि साइड सीट पर जूलिया और रुकबी सीटों पर सालिहा, सफ्तर, कैप्टन शकील और तनवीर मौजूद थे। सालिया के चेहरे पर मिस सारकनी का मेकअप किया गया था और उसने लिबास भी मिस सारकनी का ही पहना हुआ था। इमरान साहब, अगर मिस सारकनी की लाश मिल गई तो मसला बन जाएगा, सफ्तर ने कहा। अव्वल तो वहाँ कोई जाएगा ही नहीं क्योंकि मिस सारकनी फ्लैट पर किसी से नहीं मिलती और अगर कोई चला भी जाए तो लाश अलमारी में होगी और बेफर्ज महाल अलमारी से लाश बरामद हो भी गई तब भी लाडना तक उसकी इत्ला नहीं पहुंच सकती, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि लेबॉर्ट्री में अकेली सालिया ना जाए बल्कि हम सब भी साथ जाएं, जूलिया ने कहा। वो लोग पहले चेक करेंगे फिर अंदर जाने देंगे, हम सब की जाने से सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, इमरान ने कहा। बेफिक्र रहो जूलिया, मैं अपना काम करके ही आऊँगी, सालिया ने कहा। ओके ठीक है, इस सारकनी की जिसामत और कदोकामत तुमसे मिलता है इसलिए मजबूरी है, जूलिया ने कहा। यह मेरे लिए खुशकिस्मती है कि ये मिशन मेरे हाथों मुकम्मल होगा, सारिया ने कहा। तो सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान साहब, आप पहले राफा जा रहे हैं और फिर वहाँ से वापस आएंगे, क्या आपके जहन में कोई खदशा है, सफ्तर ने कहा। हाँ, कुछ भी हो सकता है इसलिए एहतियात बहरहाल ज़रूरी है। अगर कुछ होगा भी सही तो थ्यूना से मोहब्बत की तरफ होगा, जबकि हम राफा से जब मोहब्बत पहुंचेंगे तो वहां कोई ना होगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद वो राफा नामी छोटे से कस्बे में पहुंच गए। इमरान ने वहां एक पेट्रोल पंप से जीप की टैंकी फुल करवाई और फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर वो बैठ गए और उन्होंने हॉट कॉफ़ी मंगवा ली। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, सफ्तर ने कहा। चार्ल्स के आदमी वहां चेकिंग करने जाएंगे, वो जब चार्ल्स को रिपोर्ट देंगे तब वो हमें ग्रीन सिग्नल देगा और हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, इमरान ने कहा। इसका मतलब है कि मामलात वो नहीं जो आप बता रहे हैं, वरना आप ऐसे हालात में इस कदर मोहतात ना होते, सफ्तर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। दोनों एजेंसियां हमारी ताक में हैं, हमें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए और फिर तकरीबन 1 घंटा वहां गुजारने के बाद इमरान ने पेमेंट की और वो सब रेस्टोरेंट से बाहर आकर जीप में सवार हो गए। थोड़ी देर बाद जीप एक बार फिर थ्यूना की तरफ बढ़ी जा रही थी, लेकिन अब वो इस सड़क पर सफ़र कर रहे थे जो इस मोहब्बत के करीब से होकर थ्यूना जाती थी। सड़क पर ट्रैफिक कम थी। फिर तकरीबन 1 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद इमरान ने जीप का रुख मोड़ा और उसे साइड पर मौजूद दरख्तों के एक घने झुंड में ले गया और जीप रोक दी। अभी 8 बजने में काफ़ी वक्त है और अब हमने चार्ल्स की कॉल का इंतज़ार करना है, इमरान ने कहा। फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, इमरान की जेब से ट्रांसमीटर की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान ने तेज़ी से जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया।
चार्ल्स कॉलिंग। ओवर। चार्ल्स की आवाज़ सुनाई दी। यस, माइकल बोल रहा हूँ। ओवर। इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, मोहब्बत के गिर्द इंतहाई सख्त चेकिंग है। GP5 के 10 आदमी तो मोहब्बत के करीब छुपे हुए हैं, जबकि इनके इर्द गिर्द खासे फासले पर ब्लैक फाइटर्स के आदमी मौजूद हैं। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुमने कैसे चेकिंग की है? ओवर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे आदमियों ने मोहब्बत से काफ़ी फासले पर एक ऊंचे दरख्त में CTX नस्ब करके चेकिंग की है, और चेकिंग के नतीजे में मोहब्बत से 100 गज की रेंज में दोनों ग्रुप्स चेक हुए हैं। वो सब मुसल्ला हैं और उनका अंदाज बता रहा है कि उनका टारगेट मोहब्बत ही है। ओवर। चार्ल्स ने कहा। जिस आदमी ने चेकिंग की है, क्या तुम मेरी उससे बात करा सकते हो? ओवर। इमरान ने कहा। जी हाँ, वो मेरे पास ही मौजूद है। मैंने उसे वापस बुला लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे आदमी किस तरह भी यहाँ सामने आए। उनकी वापसी के बाद मैंने आपको कॉल की है और इस आदमी का नाम मास्टर है। आप मास्टर से बात कर लें। ओवर। चार्ल्स ने कहा। हेलो मास्टर बोल रहा हूँ। ओवर। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ सुनाई दी और फिर इमरान ने इससे वहाँ मौजूद अफराद के मुतल्लिक तफसीली मालूमात हासिल कर ली। ओके मास्टर, अपने बॉस का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कमाल है, क्या आपको इल्हाम होता है? सफदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इल्हाम अल्लाह के नेक बंदों पर होता है। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन हमारे पेशे में एहतियात बहरहाल लाजमी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये इत्तला कैसे इन दोनों एजेंसियों तक पहुँच गई? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अब सालिया के अकेले जाने वाला मामला तो ख़त्म हो गया। इमरान ने कहा। अगर हम इन दोनों एजेंसियों का खात्मा कर दें तो मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने इनकी पोजीशंस की तफसील तो मालूम कर ली है। सफदर ने कहा। नहीं, जिस अंदाज में वो मौजूद है लाज़िमन हमें मोहब्बत तक पहुंचने से पहले घेर लिया जाएगा। इमरान ने कहा। तो ख्वामखा चक्रों में बढ़ जाते हैं। हम इन सबको वहाँ घेर कर आगे बढ़ सकते हैं। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। वहाँ से जंगल सिर्फ 400 गज के फासले पर है। वहाँ होने पर फायरिंग पहाड़ियों पर मौजूद बैलून रेस से चेक हो जाएगी और उनके करीब पहाड़ी इलाके में मौजूद कर्नल डेविड तक भी ये आवाज़ें पहुँच सकती हैं। इमरान ने कहा। तो फिर अब क्या होना है? तनवीर ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। अब एक ही हल है कि हम वापस थ्यूना चले जाएं और नए सिरे से कोई प्लानिंग बनाएं। इमरान ने कहा। तुम जाओ, हम यहीं रहेंगे और मिशन मुकम्मल करके ही वापस आएंगे। तनवीर ने भड़कते हुए लहजे में कहा। किस तरह मुकम्मल करोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, एक तरकीब हो सकती है। अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा। वो क्या? इमरान ने चौंक कर कहा। आप कर्नल डेविड की ज़ाती फ्रीक्वेंसी जानते हैं। आप कॉल करें और उससे बता दें कि ब्लैक फाइटर्स ने इसके आदमियों को घेर रखा है और इसका क्रेडिट छीनना चाहते हैं। इस तरह लामहला कर्नल डेविड अपने आदमियों को फायर करने का हुक्म दे देगा और हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कैप्टन शकील ने कहा। फायरिंग की आवाज़ें सुनकर लेबॉर्ट्री का रास्ता ना खुल सकेगा क्योंकि वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। इमरान ने कहा। तो फिर तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। वैसे तो बहरहाल हम नहीं जा सकते। जूलिया ने झुलाए हुए लहजे में कहा। इसका मतलब है कि अब कोई ना कोई तरकीब बहरहाल सोचनी ही पड़ेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। तुम वाकई ही शैतान हो। तुमने तरकीब पहले ही सोच रखी होगी। हमें ख्वामखा तंग कर रहे हो। जूलिया ने कहा। इसका जहन वाकई ही शैतान का कारखाना है। अभी देखना, ये एक ऐसी अछूती तरकीब बताएगा कि हम सब बेइख्तियार उछल पड़ेंगे। उसने कहा। तो सब बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आप तरकीब तो बताएं। सफदर ने कहा। तरकीब बड़ी आसान सी है। ये लोग मोहब्बत से शुमाल की तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर है। इस जीप में 1000 कम गैस मौजूद है। इसकी रेंज 2000 गज तक है। अगर हम उससे मोहब्बत पर फायर कर दें तो इस गैस की वजह से दोनों पार्टियां बेहोश हो जाएंगी और सालिया एतमीनान से लेबॉर्ट्री में पहुंच जाएगी। इमरान ने कहा। लेकिन गैस कहाँ से फायर की जाएगी? सफदर ने कहा। हम बराह रास्त मोहब्बत की तरफ जाने की बजाय साइड से होकर जंगल के किनारे पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां से मोहब्बत की तरफ बढ़ेंगे और फिर मोहब्बत के करीब जाकर हम शुमाल की तरफ गैस फायर कर देंगे। उसके बाद सालिहा अंदर जाएगी और उसके पीछे मैं भी चला जाऊंगा। तुम लोग मोहब्बत के करीब ही रहना ताकि कोई भी मसला हो तो तुम उससे निपट सको।
इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, पहले तो आपने अंदर जाने की बात की थी। सालिहा ने कहा। इस वक्त ये पोजीशन सामने नहीं आई थी, हो सकता है कि लॉर्डना ने भी अंदर पैक्टिंग कर रखी हो। इमरान ने कहा तो सालिया ने इस्बात में सर हिला दिया। चलो फिर अभी हमें आगे बढ़ना है, इमरान ने कहा तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। और फिर इमरान ने जीप स्टार्ट की और उसे जंगल से निकालकर कुछ फासले पर मौजूद सड़क पर ले आया। मोहब्बत यहाँ से काफ़ी फासले पर था, इसलिए वो यहाँ से पैदल जाने की बजाय जीप पर आगे बढ़ रहे थे। फिर तकरीबन 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद इमरान ने जीप दरख्तों के एक और झुंड में ले जाकर रोक दी और वो नीचे उतर आए। जीप के ऊपरी हिस्से में 2 बैग मौजूद थे जो सफदर और कैप्टन शकील ने अपने कांधों में ला दिए। आओ, लेकिन एहतियात से, ये भी हो सकता है कि हमें किसी मशीन पर चेक कर लिया जाए, इमरान ने कहा तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। और फिर वो लोग इंतहाई एहतियात से झाड़ियों की ओट लेकर जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। जंगल तक चूंकि हर तरफ ऊंची झाड़ियां फैली हुई थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि इन झाड़ियों की ओट लेकर वो आसानी से जंगल तक पहुंच सकते हैं। लॉर्डना अपने ऑफिस में मौजूद था। 8 बजने में अभी काफ़ी देर थी, इसलिए वो एतमीनान से बैठा हुआ था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो लॉर्डना ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्डना ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जॉय बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से जॉय की आवाज़ सुनाई दी। क्यों कॉल की है? लॉर्डना ने चौंक कर कहा। बॉस, मोहब्बत के करीब GP5 और ब्लैक फाइटर्स दोनों के आदमी छुपे हुए हैं और दोनों एक दूसरे से बेखबर हैं, जॉय ने कहा तो लॉर्डना बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? मोहब्बत के करीब? क्यों? क्या मतलब? लॉर्डना ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, आप खुद आकर देख लें, जॉय ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लॉर्डना ने कहा और इसके साथ ही उसने एक झटके से रिसीवर रख दिया और उठकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक और कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ दीवारों के साथ कई मशीनें नस्ब थी जिनकी स्क्रीनों पर मुख्तलिफ मनासिर नजर आ रहे थे। एक मशीन के सामने जॉय खड़ा था। लॉर्डना तेजी से इस मशीन की तरफ बढ़ गया। ये कहाँ है? लॉर्डना ने कहा। मैं इस इलाके को मजीद वसी रेंज में कर रहा हूँ, फिर यहाँ मौजूद सब लोग सामने आ जाएंगे, जॉय ने कहा और इसके साथ ही उसने मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया तो मशीन की स्क्रीन पर झमाके से होने लगे। चंद लम्हों बाद जॉय ने एक बटन प्रेस करके हाथ उठाया तो स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया। ये खासा बड़ा मैदान था जिसमें झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी और यहाँ मुख्तलिफ सिमतों में झाड़ियों की ओट में 10 अफराद छुपे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। एक तरफ एक पुराना मुअब्बिद भी नजर आ रहा था। इन 10 अफराद के जिस्मों पर GP5 के मखसूस यूनिफॉर्म मौजूद थे और इन सब का रुख मुअब्बद की तरफ ही था। और फिर अचानक मशीन के निचले हिस्से से ट्रांसमीटर की मखसूस सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ओह, ट्रांसमीटर कॉल की जा रही है, जॉय ने चौंक कर कहा और फिर तेजी से एक बटन प्रेस किया। हेलो हेलो, कर्नल डेविड, ओवर, एक मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस सर, कैप्टन रॉसला अटेंडिंग यू, ओवर, एक और आवाज़ सुनाई दी। क्या पोजीशन है कैप्टन रॉसला? ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। सर, हमने मोहब्बिद को घेर रखा है, जैसे ही पाकिस्तानी एजेंट मोहब्बिद की तरफ बढ़े तो हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, ओवर, कैप्टन ने कहा। वो इमरान इंतहाई शातिर आदमी है, इसलिए हो सकता है कि वो अपने किसी साथी को सारकनी के रूप में अकेला मोहब्बत की तरफ भेजे और ख़ुद छुपकर उसकी निगरानी कराए। इसलिए तुमने इस वक्त तक हरकत में नहीं आना जब तक ये पूरा ग्रुप सामने ना आ जाए, ओवर, कर्नल डेविड ने कहा। लेकिन सर, अगर वो लड़की लेबॉर्ट्री से फार्मूला लेकर अकेली ही क्यों ना चली गई तो फिर, ओवर, कैप्टन रॉसला ने कहा। नॉनसेंस, इस सूरत में उसे फौरन हलाक कर देना, फार्मूला किसी सूरत भी नहीं जाना चाहिए, ओवर, कर्नल डेविड ने गुस्सेले लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, कैप्टन रॉसला ने कहा। हर तरफ से मोहतात रहना और मुझे रिपोर्ट करना, ओवर एंड ऑल, कर्नल डेविड ने कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। ये सब सुनकर लॉर्डना का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ गया। वेरी बैड, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंटों को मालूमात हैं कि सारकनी यहाँ आ रही है और ना सिर्फ पाकिस्तानी एजेंटों को बल्कि GP5 को भी इल्म हो गया है। वेरी बैड, लॉर्डना ने कहा। बॉस, हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट भी यहाँ कुछ दूर मौजूद हों, इसलिए मेरा ख्याल है कि सैटेलाइट के जरिए और ज़्यादा वसी रेंज में मुकम्मल चेकिंग की जाए, जॉय ने कहा। हाँ करो,
लॉर्डना ने कहा तो जॉय ने एक बार फिर मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया और स्क्रीन पर एक बार फिर धमाके होने लगे। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर एक मंजर उभर आया तो जॉय और लॉर्डना भी इख्तियार उछल पड़े, क्योंकि अब टीलों की ओट में कई और मुसल्लह अफराद छुपे हुए नजर आ रहे थे। इनके जिस्मों पर ब्लैक फाइटर्स की मखसूस यूनिफॉर्म्स थी, जिस पर सुर्ख रंग की मखसूस पट्टियां थी। ब्लैक फाइटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। वेरी बैड, ये सब क्या हो रहा है? लॉर्डना ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, सूरत हाल वाज़ेह हो गई है। मिस सार्कोनी की कॉल पाकिस्तानी एजेंटों ने भी चेक की है और दोनों एजेंसियों ने भी, इसलिए ये सब यहाँ मौजूद हैं। जॉय ने कहा। कैसे चेक कर ली? हमारा राब्ता तो सैटेलाइट से है, फिर ये चेकिंग कैसे हो सकती है? लॉर्डना ने कहा। बॉस, आप मिस सार्कनी से पूछ लें, कहीं इनसे तो ये मालूमात हासिल नहीं की गई। जॉय ने कहा। हाँ, मैं उससे पूछ लूँ, मगर अगर वो आमादा हो तो उसे मना भी कर दूँ, लॉर्डना ने कहा और तेज़ी से मुड़कर वापस अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। इसके शहर में धमाके से हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ है। ऑफिस में पहुंचकर उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और फ़ोन को डायरेक्ट किया और फिर तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई थी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, लॉर्डना बोल रहा हूँ, सार्कनी, लॉर्डना ने तेज लहजे में कहा। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? दूसरी तरफ से एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई थी तो लॉर्डना बेइख्तियार उछल पड़ा। आप कौन हैं और सार्कनी कहाँ है? लॉर्डना ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। सार्कनी को कत्ल कर दिया गया है और हम उसकी इंक्वायरी के सिलसिले में यहाँ मौजूद हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। कत्ल कर दिया गया? वेरी बैड, किसने ऐसा किया? लॉर्डना ने कहा। पहले आप बताएं कि आप कौन हैं और कहां से बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। मेरा नाम लॉर्डना है और मैं एक सरकारी दिफाई लेबॉर्ट्री में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। सार्कनी मेरी दोस्त थी और उसने मुझे फ़ोन किया था कि वो मेरे पास आना चाहती है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। अभी मैंने इस सिलसिले में फ़ोन किया था, लॉर्डना ने कहा। मुझे अफसोस है कि सार्कनी को कत्ल कर दिया गया है, लेकिन सार्कनी की लाश से अंदाज़ा होता है कि उसे कत्ल हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया। ओह, वेरी बैड, रियली वेरी बैड, मुझे शदीद दुख हुआ है, लॉर्डना ने इंतहाई अफसोस भरे लहजे में कहा और फिर ढीले हाथों से उसने रिसीवर रख दिया। ये सब क्या हो रहा है? सार्कनी को क्यों हलाक किया गया? लॉर्डना ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे एक ख्याल कि आते ही वो बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह, तो ये बात है। वेरी बैड, मैं तो वाकई ही मारा जाता। वेरी बैड, लॉर्डना ने खुद कलामी के अंदाज में कहा और उसके हाथ ही वो उठकर दौड़ता हुआ वापस ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ बॉस? जो इसी मशीन के सामने खड़ा था उसको देखकर दौड़कर आते देखकर कहा, सार्कनी को हलाक कर दिया गया है। और अब मेरी समझ में कर्नल डेविड की बात आई। पाकिस्तानी एजेंटों को किसी तरह मालूम हो गया कि सार्कनी यहाँ आ रही है और उन्होंने सार्कनी को हलाक कर दिया। अब इनकी कोई औरत सार्कनी के रूप में यहाँ आ रही होगी, जिसका इल्म GP5 और ब्लैक फाइटर्स को भी हो गया और उन्होंने मुअब्बिद के गिर्द मुहासरा कर लिया ताकि उन्हें ख़त्म किया जा सके। लॉर्डना ने तज्जिया करते हुए कहा। आपका तज्जिया दुरुस्त है बॉस, लेकिन अब क्या किया जाए? आपका और मेरा तो लाजिमन कोर्ट मार्शल हो जाएगा कि हमने क्यों सार्कनी को यहाँ आने की इजाज़त दी, जॉय ने परेशान होते हुए कहा। इसका एक ही हल है कि हम पाकिस्तानी एजेंटों को खुद ख़त्म कर दें। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने उनके लिए ये ट्रैप बिछाया था, लॉर्डना ने कहा। लेकिन ये सब कैसे होगा? पाकिस्तानी एजेंट तो हम तक पहुँच ही नहीं सकेंगे, जॉय ने कहा। यकीनन इन एजेंटों ने सार्कनी से मेरी ज़ाती फ्रीक्वेंसी और उसकी ज़ाती फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली होगी ताकि मोहब्बत में दाखिल होने से पहले मुझसे रब्ता कर सकें। मैं इनसे रब्ते की कोशिश करता हूँ, लॉर्डना ने कहा। लेकिन बॉस, आप इनसे क्या कहेंगे? जॉय ने कहा। मैं उन्हें दूसरे रास्ते से अंदर लाऊंगा और फिर हम उन्हें हलाक कर देंगे, लॉर्डना ने कहा। आपकी तजवीज़ बेहद शानदार है बॉस। इस तरह दोनों एजेंसियां वहां इंतज़ार ही करती रह जाएंगी जबकि हम मैदान मार लेंगे और फिर हमें तरक्कियां भी मिलेगी और इनामात भी, जॉय ने खुश होते हुए कहा। तो लॉर्डना ने इस्बात में सर हिला दिया और दोबारा अपने ऑफिस में आ गया। उसने अलमारी से एक मखसूस साख्त का ट्रांसमीटर निकाला और इस पर सार्कनी की ज़ाती फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी और फिर बटन ऑन कर दिया। हेलो, लॉर्डना कॉलिंग, सार्कनी ओवर, लॉर्डना ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस,
सार्कनी अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद सार्कनी की आवाज़ सुनाई थी तो लाडना ने हैरत भरे अंदाज में ट्रांसमीटर को देखना शुरू कर दिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्या वाकई सार्कनी की जगह कोई और बोल रहा है। लेकिन दूसरे लम्हे उसकी छठी हिस्स जाग उठी। वो चूंकि तरबियत याफ्ता था, इसलिए फ़ौरन ही उसके जहन में ख्याल आया कि बोलने वाला सार्कनी के लहजे और आवाज़ की नकल कर रही है। सार्कनी तुम कहाँ हो? ओवर। लाडना ने कहा, मैं मोहब्बत की तरफ आ रही हूँ। क्यों? ओवर। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा, सुनो सार्कनी, तुम्हारी यहाँ आमद का इल्म GP5 ब्लैक फाइटर्स को हो चुका है। उन्होंने मोहब्बत के गिर्द घेराव कर लिया है और वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं ताकि मेरा कोर्ट मार्शल हो सके। ओवर। लाडना ने कहा, ओह वेरी बैड, फिर मैं वापस चली जाती हूँ। ओवर। सार्कनी ने कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। तुम ऐसा करो कि मोहब्बत वाले रास्ते की तरफ से आने की बजाय मशरिक की तरफ चली जाओ। इस तरह भी एक पुरानी खंडरनुमा इमारत मौजूद है जहाँ एक तहखाना मौजूद है। तुम इस तहखाने में उतर जाना और फिर दाएं सिमत की दीवार पर आहिस्ता से 3 बार हाथ मारोगी तो दीवार हट जाएगी और एक सुरंग तुम्हें नजर आएगी। तुम इस सुरंग में दाखिल हो जाना। इस तरह तुम सीधी मेरे पास पहुंच जाओगी और किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। मैं दीवार का निज़ाम एडजस्ट कर दूंगा। ओवर। लाडना ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ओवर। सार्कनी ने कहा तो लाडना ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस अलमारी में रखा और फिर तेजी से मुड़कर ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गया। जॉय, मैंने पाकिस्तानी एजेंटों को 4th वे के बारे में बता दिया है। तुम अब उसे चेक करो और फिर जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल हों तो उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर देना। इसके बाद हम सुरंग में जाकर उन्हें हलाक कर देंगे। लाडना ने कहा, ओके बॉस, लेकिन क्या पाकिस्तानी एजेंटों को शक तो नहीं पड़ा? जॉय ने कहा, शक? उल्टा मेरा दिमाग सुन हो गया है क्योंकि इन लोगों ने सार्कनी की आवाज़ और लहजे की इस कदर कामयाब नकल की है कि मैं तो हैरान हो गया। अगर मुझे पहले से मालूम ना होता कि सार्कनी हलाक हो चुकी है तो मैं कभी यकीन ना करता कि ये सार्कनी की बजाय कोई और बोल रहा है। लाडना ने जवाब दिया, एजेंट ऐसे ही होते हैं बॉस। जॉय ने कहा। इस दौरान वो मुसलसल मशीन को एडजस्ट करता रहा और फिर थोड़ी देर बाद जब स्क्रीन पर एक मंजर उभरा तो उसने हाथ हटाए। स्क्रीन पर ऊंची ऊंची चट्टानों से भरा एक वसी अरीज मैदान नजर आ रहा था जिसमें एक टूटी फूटी खंडरनुमा इमारत भी नजर आ रही थी। इस मैदान को साइडों से चेक करो ताकि हम आने वाले की नकलो हरकत को भी बखूबी देख सकें। लाडना ने कहा तो जॉय ने असबात में सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद मंजर इस तरह नजर आने लगा जैसे कमरा ऊपर काफी बुलंदी। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।